हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था। हम लोग पिछले कुछ दिनों से विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के अध्ययन के बारे में विचार कर रहे थे और कुछ शासन व्यवस्थाएं हमने देखी है। पिछली क्लास में हमने संसदात्मक व्यवस्था के बारे में समझा था। आज हम उसी चरण में अध्यक्षात्मक व्यवस्था को यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग जैसे कि पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की थी कि विश्व के अंदर जितने भी प्रकार के शासन हैं, उन शासनों का वर्गीकरण कुछ आधारों पर किया गया था। क्योंकि ये पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ संसदीय शासन व्यवस्था के तहत, तो थोड़ा सा फास्ट चलूंगा इस स्लाइड के ऊपर कि जितने भी प्रकार की शासन व्यवस्थाएं, उन शासन व्यवस्थाओं का वर्गीकरण कुछ प्रमुख आधारों पर किया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि शासन के अंदर सहभागी होने वाले लोगों की संख्या कितनी है या शासन में सहभागिता का स्तर किस तरह का है, एक इस आधार पर संविधान का या शासन का वर्गीकरण किया जाता है। दूसरा, शासन के अंगों में संबंध किस प्रकार का है, क्या कोई संबंध है या नहीं, इस आधार पर भी शासन व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया जाता है। और तीसरा, राज्य के अंदर शासन की शक्तियां कहाँ निवास करती है, शासन की शक्तियों का लोकेशन, अवस्थिति क्या है, इस आधार पर भी शासन का वर्गीकरण किया जाता है। और अगर इसको हम डिटेल में देखें तो हम कह सकते हैं कि सहभागिता के स्तर के आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती है, एक लोकतंत्र और दूसरा अधिनायक तंत्र। अधिनायक तंत्र वो शासन व्यवस्था जिसमें लोगों की सहभागिता नहीं होती है, बल्कि एक व्यक्ति अथवा समूह की ही शासन के अंदर सहभागिता होती है और उसी के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। इसके विपरीत जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में राज्य के अंदर निवास करने वाले सभी लोगों की सहभागिता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से होती है। तो ये सहभागिता के आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं जो हम लोग देख सकते हैं। जब हम शासनांगों में संबंध के आधार पर शासन व्यवस्थाओं का वर्गीकरण करते हैं तो दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं फिर देखने को मिलती है, एक संसदात्मक या संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और दूसरा अध्यक्षात्मक या अध्यक्षीय शासन व्यवस्था यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम। जब शासन के दो अंग व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में संबंध नजर आते हैं तो वो संसदात्मक व्यवस्था है, और जहां व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में बिल्कुल भी संबंध नहीं है तो उसको हम अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहते हैं। इसको डिटेल में हम थोड़ी देर बाद यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार राज्य के अंदर शक्तियों का निवास कहाँ पर है, तो शक्तियों की अवस्थिति के आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं, एक यूनिटेरी यानी कि एकात्मक व्यवस्था और दूसरा संघात्मक यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर। एकात्मक व्यवस्था का मतलब जब राज्य के अंदर एक केंद्र के द्वारा ही एक केंद्र के द्वारा ही या एक केंद्र से ही पूरे राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है तो उसको हम एकात्मक व्यवस्था कहते हैं। जबकि संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र और इकाइयों के बीच में, और दोनों ही मिलकर, केंद्र और इकाइयां मिलकर पूरे राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। ये है संघात्मक व्यवस्था। तो ये कुछ वर्गीकरण के आधार, और उन आधारों पर हमने विश्व में प्रचलित प्रमुख शासन व्यवस्थाओं के बारे में एक मोटा अध्ययन यहाँ पर देखा। अब चूंकि जब हम बात कर रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक अध्यक्षात्मक व्यवस्था, तो हम बता सकते हैं कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था वर्तमान के अंदर शासन व्यवस्था का एक प्रमुख प्रकार है जो विश्व के कई राज्यों के अंदर प्रचलित है। हम लोग ये बता सकते हैं कि जैसे संसदात्मक व्यवस्था के आधार के रूप में लोकतंत्र का विशिष्ट महत्व है, उसी प्रकार से अध्यक्षात्मक व्यवस्था में भी लोकतंत्र का अस्तित्व विद्यमान रहता है। हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र का अध्यक्षीय शासन व्यवस्था या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था से घनिष्ठ संबंध है। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष, शासन के अध्यक्ष या राज्य के अध्यक्ष का निर्वाचन जनता के द्वारा ही किया जाता है। जनता अपनी सहमति से उस अध्यक्ष को का चुनाव कर रही है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र का अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था से भी घनिष्ठ संबंध है। इससे भी महत्वपूर्ण बात अगर हम ये कहें तो ये बता सकते हैं कि
शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो कि मोंटेस्क्यू ने प्रस्तुत किया था, वही शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इस अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख आधारशिला है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत मोंटेस्क्यू ने क्यों प्रस्तुत किया कि शासन की शक्तियां यदि एक स्थान पर केंद्रित होगी तो उनके निरंकुश होने की संभावना रहती है। इसीलिए शासन के अलग अलग अंगों को उनके कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र कर दिया जाए। कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका, कानून क्रियान्वयन का काम कार्यपालिका और रक्षा का काम न्यायपालिका को सौंप दिया जाए, और किसी भी अंग को अन्य दो अंगों के कार्यों में हस्तक्षेप करने का जब अवसर नहीं मिलेगा तो ये शक्ति पृथक्करण होगा और इससे शासन में निरंकुशता को आने से रोका जा सकता है। तो यही शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है जो मोंटेस्क्यू ने प्रस्तुत किया, उस सिद्धांत को हम इस अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की एक प्रमुख आधारशिला बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें शासन के जो दो प्रमुख अंग है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, उसमें किसी भी प्रकार का संबंध नहीं देखा जाता या नहीं पाया जाता है। हम लोग बता सकते हैं एक प्रमुख राज्य है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का एक सशक्त उदाहरण के रूप में बता सकते हैं। अगर विश्व के कुछ प्रमुख राज्यों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका के साथ साथ जो अमेरिकी महाद्वीप है, उसके कई देशों के अंदर जो कि लोकतांत्रिक देश हैं, जैसे कि अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, पनामा, इसके अलावा फिलीपींस, गाना, केन्या, अफगानिस्तान आदि देशों के अंदर इस प्रकार की अध्यक्षात्मक व्यवस्थाएं पाई जाती है। यहां मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि कुछ राज्य विश्व के अंदर ऐसे भी हैं जहां अध्यक्षात्मक व्यवस्था के होने के बावजूद वहां पर प्रधानमंत्री के पद की भी व्यवस्था है। आप लोगों ने पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि प्रधानमंत्री का पद जो है वो संसदात्मक शासन व्यवस्था में पाया जाता है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं को अगर हम दो रूपों में देखें तो एक जहां प्योरली विशुद्ध रूप से राष्ट्रपति जो है वो शासन का राज्य प्रमुख और शासन प्रमुख दोनों होता है, और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री के पद की भी व्यवस्था है, हालांकि वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सहायक के रूप में काम करता है। तो ये हम लोग एक नई बात और यहाँ पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था के रूप के अंदर समझ सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अर्थ को लेकर, तो हम शुरू करते हैं कि शासन के दो अंगों में जो संबंध है वो यहाँ किस प्रकार का है। हम लोगों ने देखने की कोशिश की थी कि जिसको हम सरकार कहते हैं, सरकार यानी कि जो अमूर्त राज्य को मूर्त रूप प्रदान कर रहा है, इनविजिबल स्टेट को विजिबल फॉर्म दे रहा है, तो वो सरकार किससे बनती है? तीन अंगों से मिलकर बनती है। व्यवस्थापिका जो कि कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका जो कि कानून लागू करने का काम करती है, और न्यायपालिका जो कि कानूनों की रक्षा का काम करती है। ये तीनों ही अंग मिलकर सरकार कहलाते हैं। और इन तीनों अंगों में जो दो अंग हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इनमें संबंधों के आधार पर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था, दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं। अगर इन दोनों अंगों में, सरकार के दो अंग व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में संबंध है तो वो संसदात्मक व्यवस्था है। लेकिन जब हम अध्यक्षात्मक व्यवस्था की बात करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शासन के इन दोनों अंगों में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है। किसी भी प्रकार की घनिष्ठता इन दोनों अंगों में अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अंदर नहीं पाई जाती है। तो ये एक प्रमुख बात हम यहाँ पर बता सकते हैं। अब जब हम संबंध नहीं है तो हम इसको समझने के लिए कुछ बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा करते हैं, और ये वही बिंदु है जो संसदात्मक व्यवस्था के आधार है, लेकिन उसका बिल्कुल उल्टा स्वरूप हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अध्यक्षात्मक व्यवस्था की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कार्यपालिका का निर्माण कैसे होता है ना। सरकार के जो दो अंग हैं, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, इन दोनों में संबंध है ही नहीं। और वो संबंध कैसे, ये संबंध है ही नहीं, ये कैसे पता चलता है? उसके लिए पहला तर्क हम दे सकते हैं कार्यपालिका के निर्माण को लेकर। हम लोग बताते हैं कि जहां पर भी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाएं हैं वहां पर व्यवस्थापिका अनिवार्यतः होती है, और उस व्यवस्थापिका के जो सदस्य होते हैं उनका कार्य होता है केवल कानूनों का निर्माण करना। और व्यवस्थापिका जिन कानूनों का निर्माण करती है उन कानूनों का क्रियान्वयन कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका का प्रधान, जिसको कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति कहा जाता है, उस राष्ट्रपति के नेतृत्व में
व्यवस्थापिका के द्वारा पारित किए गए कानूनों का क्रियान्वयन किया जाता है। लेकिन हमारा प्रश्न यहाँ पर यह है कि इन दोनों का निर्माण कैसे होता है। तो जिन देशों के अंदर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है वहां पर राज्य की जनता के द्वारा व्यवस्थापिका के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ध्यान रखिए, व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं जिनका दायित्व है राज्य के लिए कानून निर्माण करना, उनको कौन चुन रहा है? राज्य की जनता। और इसी तरह उन कानूनों को निर्मित करने वाली जो कानूनों को क्रियान्वित करने वाली जो कार्यपालिका है, उसके प्रधान जिसको कि हम राष्ट्रपति कहते हैं, उस राष्ट्रपति का निर्वाचन भी किसके द्वारा किया जाता है? राज्य की जनता के द्वारा किया जाता है। हम लोगों ने संसदीय व्यवस्था में क्या पढ़ा था कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से चुनकर आती है, यानी कि कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है। लेकिन जब हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कोई संबंध नहीं है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों सीधे जनता के द्वारा अलग अलग चुनी जाती है या निर्वाचित होती है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि नागरिकों के द्वारा, सिटीजन्स के द्वारा व्यवस्थापिका के सदस्यों का भी चुनाव किया जाता है और इन्हीं नागरिकों के द्वारा कार्यपालिका प्रधान यानी कि राष्ट्रपति का भी चुनाव किया जाता है। तो कार्यपालिका के निर्माण के संबंध में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में किसी भी प्रकार का संबंध हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह से अगर हम रेस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व की बात करें तो हमने संसदात्मक व्यवस्था के अंदर क्या देखा था कि कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन जब हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो कार्यपालिका के समस्त सदस्य जो कि राष्ट्रपति के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल भी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, ना तो व्यवस्थापिका के प्रति ना ही किसी भी अन्य संस्था जो कि संविधान के द्वारा स्थापित है उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा था कि संसदात्मक व्यवस्था के अंदर सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। संसदात्मक व्यवस्था के अंदर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना भी पाई जाती है। लेकिन जब हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका के सभी सदस्य ना तो सामूहिक रूप से और ना ही कार्यपालिका का कोई भी व्यक्ति, चाहे इंडिविजुअली वो राष्ट्रपति हो या कोई मंत्री, वो व्यवस्थापिका के प्रति व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लोग केवल इतनी बात कर रहे हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। कार्यपालिका जिसको कि हम सरकार कह रहे हैं, जिसको कि हम शासन से भी समझते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो निरंकुश है। हम लोग ये भी जहां समझते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में सरकार या शासन या कार्यपालिका उत्तरदायी होती है, लेकिन वो किसके प्रति जवाबदेह है? या तो राज्य के संविधान के प्रति या राज्य की जनता के प्रति। जिस जनता ने उस कार्यपालिका प्रधान का निर्वाचन किया है, जिस जनता ने उस कार्यपालिका प्रधान को दायित्व सौंपा है, जिस संविधान के द्वारा उस कार्यपालिका प्रधान की व्यवस्था की गई है, कार्यपालिका उस संविधान या राज्य की जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। कहने का मतलब कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति तो उत्तरदायी नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद शासन निरंकुश नहीं होता है, बल्कि राज्य की जनता अथवा राज्य के संविधान के प्रति वो जवाबदेह होता है, उत्तरदायी होता है। एक तीसरी बात अगर हम करें कार्यकाल को लेकर, तो यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का कार्यकाल एक दूसरे पर निर्भर नहीं होता है। हम लोगों ने पिछले टॉपिक संसदात्मक व्यवस्था में क्या देखा था कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों का कार्यकाल निश्चित भी है और निश्चित होते हुए वो अनिश्चित भी होता है ना। अनिश्चित कैसे? कि अगर जब तक कार्यपालिका का बहुमत या विश्वास व्यवस्थापिका में है तब तक कार्यपालिका अपने पद पर बनी रहती है। अगर 5 साल या समय के पहले कार्यपालिका व्यवस्थापिका में अपना विश्वास खो देती है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये कार्यकाल निश्चित होते हुए भी अनिश्चित था। और इसी में हमने एक बात और देखी थी कि
संसदात्मक शासन व्यवस्था में अगर कार्यपालिका व्यवस्थापिका को भंग करने की सिफारिश कर दे तो उस कंडीशन में व्यवस्थापिका समय से पूर्व भंग भी हो सकती है। तो दोनों दोनों ही अंगों का, सरकार के दोनों ही अंगों का, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, इन दोनों ही अंगों का कार्यकाल निश्चित होते हुए भी अनिश्चित है। हम लोग ये बता सकते हैं कि दोनों ही अंगों का कार्यकाल एक दूसरे पर निर्भर भी है। लेकिन जब हम अध्यक्षात्मक व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, यहां पर किसी भी अंग का कार्यकाल किसी भी दूसरे अंग की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों का कार्यकाल स्थायी है। दोनों के कार्यकाल को संविधान के द्वारा तय किया जाता है। संविधान एक समयावधि तय करता है और उस समयावधि के दौरान वो दोनों अंग अपना अपना कार्य करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उदाहरण के तौर पर अमेरिका में बात करें तो अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति जो कि कार्यपालिका है उसका एक निश्चित कार्यकाल है 4 वर्ष, जो कि संविधान ने तय किया है। और इसी तरह से वहां पर जो लोक सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सभा, उसका भी कार्यकाल जो कि संविधान ने तय किया है। तो ये एक बात। हाँ, यहाँ हम एक चीज और रेखांकित कर सकते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, लोक सदन और कार्यपालिका दोनों का कार्यकाल समान होता है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में यह जरूरी नहीं है कि कार्यपालिका का जो कार्यकाल की अवधि है वही अवधि लोक सदन की भी हो। अमेरिका के अंदर हम ये संयोग बता सकते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 4 वर्ष है और वहां पर प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल भी 4 वर्ष है। लेकिन ये जरूरी नहीं है। संविधान जिस हिसाब से व्यवस्थापिका, लोक सदन का कार्यकाल और राष्ट्रपति का कार्यकाल तय करता है वही मान्य होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यकाल में स्थायित्व रहता है व्यवस्थापिका के भी और कार्यपालिका के भी। जब हम राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली कार्यपालिका की बात करते हैं तो हम बता सकते हैं कि व्यवस्थापिका की कोई भूमिका नहीं होती। केवल व्यवस्थापिका के पास एक शक्ति है कि अगर राष्ट्रपति का असंवैधानिक कार्य करे या राष्ट्रपति का चरित्र अनुचित हो जाए, नैतिकता के दायरे से परे चला जाए, उस कंडीशन में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन यह बहुत ही जटिल है और बहुत ही विशिष्ट परिस्थिति है। इसके अलावा व्यवस्थापिका को किसी भी प्रकार से कार्यपालिका को हटाने का अधिकार नहीं है। तो हम क्या बता सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है और उसी तरह से व्यवस्थापिका का भी अपना कार्यकाल निश्चित है। व्यवस्थापिका को के सदस्यों को एक समयावधि के लिए जब जनता चुनती है तो जो कार्यकाल संविधान तय करता है उस कार्यकाल के अवधि को व्यवस्थापिका के सदस्य भी पूरा करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात जो हम लोग यहाँ पर संबंध के रूप में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंध है या नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं, ना तो कार्यपालिका के निर्माण में हमें दोनों अंगों के बीच में संबंध नजर आता है, ना ही कार्यपालिका के उत्तरदायित्व को लेकर हमें दोनों अंगों में संबंध नजर आता है, और ना ही कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यकाल के संबंध में हमें दोनों अंगों में किसी प्रकार का संबंध नजर आता है। अगर इन प्राथमिक बिंदुओं को देखने के बाद अगर कुछ विद्वानों की परिभाषाओं की चर्चा करें तो हम सबसे पहले गैटिल की परिभाषा की चर्चा यहां पर कर सकते हैं। एक राजनीतिक विद्वान हुए हैं गैटिल, वो क्या कहते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वो प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका का अध्यक्ष या प्रधान अपने कार्यकाल में अपनी नीतियों और कार्य के बारे में विधानमंडल से पूरी तरह स्वतंत्र होता है। देखिए, 2-3 बातें इस पूरी परिभाषा में गैटिल बता रहे हैं। पहली बात, कार्यपालिका का अध्यक्ष या प्रधान कौन है? राष्ट्रपति, है ना। और राष्ट्रपति अपने कार्यों को करने के लिए जो भी वो नीतियां या कार्य क्रियान्वित करना चाहता है उसके लिए उस राज्य की विधानमंडल से पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। उसके प्रति कोई जवाबदेहिता, विधानमंडल के प्रति राष्ट्रपति और उसकी कार्यपालिका की कोई जवाबदेहिता या कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। तो ये वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी कि यहाँ पर गैटिल भी उसी बात को रेखांकित करना चाह रहे हैं। एक दूसरी परिभाषा बहुत विस्तृत रूप में गार्नर ने दी है। गार्नर की परिभाषा को अलग अलग खंडों में बांटकर देखें तो गार्नर क्या कहना चाह रहे हैं कि अध्यक्षात्मक सरकार वह है जिसमें कार्यपालिका या राज्य का अध्यक्ष तथा उसका मंत्रिमंडल संविधान की दृष्टि में विधायिका से अपनी अवधि के बारे में तथा नीतियों के बारे में स्वतंत्र है। देखिए, पहली बात में गार्नर ये कहना चाह रहे हैं कि कार्यपालिका या राज्य का अध्यक्ष
जिसको कि हम राष्ट्रपति कह रहे हैं, और राष्ट्रपति के साथ साथ उसका पूरा मंत्रिमंडल जो है वो विधायिका से अवधि के बारे में स्वतंत्र है। अवधि के बारे में मतलब उनका कार्यकाल जो है वो निश्चित है। उस कार्यकाल की समयावधि से पूर्व उनको विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल या विधायिका हटा नहीं सकती। और इसी तरह से नीतियों के बारे में भी ये राष्ट्रपति और उसका मंत्रिमंडल विधायिका से स्वतंत्र है, यानी कि वो विधायिका के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी नहीं है। इसी के आगे गार्डनर क्या कहना चाह रहे हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष नाम मात्र की कार्यपालिका के स्थान पर वास्तविक कार्यपालिका होता है और संविधान तथा कानून द्वारा प्रदत्त शक्तियों का स्वतंत्र और वास्तविक प्रयोग करता है। देखिए, अभी थोड़ी देर बाद हम विशेषताओं में इस चीज की चर्चा करेंगे। हमने संसदात्मक व्यवस्था में क्या देखा था, दो तरह की कार्यपालिकाएं होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में गार्डनर इसी चीज को रेखांकित कर रहे हैं कि इसके अंदर ये दो तरह की कार्यपालिकाएं होती ही नहीं है। इसमें राष्ट्राध्यक्ष जो है, जिसको हम राष्ट्रपति कह रहे हैं, वो ही शासन के प्रधान होने के नाते समस्त कार्यपालिका शक्तियों का, जो कि संविधान ने, जो कि कानून ने उसे सौंपी है, उनका स्वतंत्र रहते हुए प्रयोग करता है। तो ये दूसरी बात जो गार्डनर अपनी परिभाषा में स्पष्ट करना चाह रहे हैं। और तीसरी परिभाषा हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं एक और पॉलिटिकल स्कॉलर बेजहॉट की। बेजहॉट क्या कहते हैं कि अध्यक्षात्मक सरकार वह है जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियां एक दूसरे से स्वतंत्र है, यानी कि पूरी तरह से सरकार के ये दो अंग एक दूसरे से स्वतंत्र है। दोनों का एक दूसरे के अंदर ना तो कोई हस्तक्षेप है, ना कोई एक दूसरे पर नियंत्रण है। तो ये जो व्यवस्था है, इसको हम अध्यक्षात्मक व्यवस्था के रूप में समझ रहे हैं, जिसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। इन परिभाषाओं के आधार पर और जो प्रारंभिक बातें हम लोगों ने देखी, अगर उनके आधार पर निष्कर्षतः हम ये कहें कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्या है, तो कहा जा सकता है कि ऐसा शासन या ऐसी सरकार जिसमें कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से नहीं होता है, निर्माण को लेकर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं हो, ऐसा शासन या ऐसी सरकार जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के नियंत्रण से मुक्त हो, ऐसा शासन या ऐसी सरकार जिसमें कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित है, साथ ही साथ व्यवस्थापिका के सदस्य भी एक निश्चित अवधि तक बिना रोक टोक के काम करते हैं, और ऐसा शासन या ऐसी सरकार जिसमें कार्यपालिका का उत्तरदायित्व विधानमंडल के प्रति ना होकर जनता या संविधान के प्रति होता है, ऐसे शासन को या ऐसी सरकार को हम अध्यक्षीय शासन या अध्यक्षात्मक सरकार के नाम से बुला सकते हैं। इसी अध्यक्षात्मक सरकार को राष्ट्रपति सरकार के नाम से भी कुछ लोग बुलाते हैं, क्योंकि कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च शक्तिशाली पद होता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में, इसलिए बोलचाल की भाषा में अध्यक्षात्मक व्यवस्था को राष्ट्रपति सरकार के नाम से भी बुलाया जाता है। तो एक बार पुनः मैं ये पूरा अर्थ रिपीट कर देता हूं। निष्कर्ष के तौर पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या है? एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के नियंत्रण से मुक्त रहती है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों का अपना कार्यकाल निश्चित है जो कि संविधान के द्वारा तय किया जाता है, और कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी ना होकर जनता और संविधान के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसी शासन व्यवस्था को हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के रूप में जानते हैं। तो ये हमारा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ हुआ। अगर अगली बात हम लोग करें कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं, मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि किसी राज्य के अंदर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, तो ये जानने के लिए हमें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण, पहचान के बिंदु जानना हमारे लिए आवश्यक है। उन्हीं कुछ बातों की चर्चा हम अगली कुछ स्लाइड्स के अंदर यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो पहली बात या पहला लक्षण जो हम यहाँ पर बता सकते हैं वो है कार्यपालिका का भेद नहीं। भेद मतलब अंतर नहीं। किस तरह से हम लोग देखेंगे कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में एक राज्य का प्रधान होता है जिसको राष्ट्रपति कहा जाता है, कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, और ये राष्ट्रपति राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है। संविधान सारी शक्तियां
इसी के अंदर निहित करता है, इसी पद के अंदर निहित करता है। यह हम कह सकते हैं कि संविधान के द्वारा सारी शक्तियां राष्ट्रपति को ही सौंपी जाती है, राष्ट्रपति के पद में ही निहित की जाती है, और राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के माध्यम से इन सारी शक्तियों का प्रयोग भी करता है। तो वास्तविक कार्यपालिका जो है वो ये राष्ट्रपति है। जिस प्रकार से हमने संसदात्मक व्यवस्था में देखा, दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती है, नाम मात्र की अलग और वास्तविक अलग। नाम मात्र के अंदर संविधान के द्वारा शासन की शक्तियां सौंपी जाती है, लेकिन उनका प्रयोग वास्तविक कार्यपालिका करती है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के ये दो भेद नजर आते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा कोई भेद नजर नहीं आता है। वहां पर एक ही वास्तविक कार्यपालिका होती है, राष्ट्रपति के रूप में, जिसको कि हम रियल एग्जीक्यूटिव के रूप में कहते हैं। और यही वास्तविक कार्यपालिका राज्य का प्रधान भी होता है, और यही वास्तविक कार्यपालिका शासन का भी प्रधान है। देखिए यहाँ पर दो अलग अलग शब्द मैंने यूज किए हैं कि राष्ट्रपति जो कि वास्तविक कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो राज्य का भी प्रधान है और वो शासन का भी प्रधान है। राज्य का प्रधान होने के नाते, चूंकि वो निर्वाचित प्रतिनिधि है, राज्य का प्रधान होने के नाते वो कुछ औपचारिक कार्यों का संपादन भी करता है, जिसको कि जो कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में ध्वज मात्र प्रधान या नाम मात्र की कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में वो सारे औपचारिक कार्य राज्य के प्रधान के नाते राष्ट्रपति के द्वारा या कार्यपालिका के द्वारा ही किए जाते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली कार्यपालिका शासन की भी प्रधान होती है, इसलिए पूरे राज्य के प्रशासन का, शासन का वास्तविक संचालन इसी कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि संविधान के द्वारा कार्यपालिका को प्रदत्त सभी शक्तियां इसी कार्यपालिका के प्रधान के द्वारा, राष्ट्रपति के नेतृत्व के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल होता है, वही मंत्रिमंडल इस पूरे संविधान के द्वारा सौंपी गई शक्तियों का व्यवहार में प्रयोग करता है। तो ये पहली विशेषता या पहला लक्षण हम बता सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का भेद नहीं है। यहाँ नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं होती है, बल्कि एक ही पद होता है और वही वास्तविक रूप में कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करता है। ये पहली विशेषता। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर देखें तो हम कह सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शासन के अंगों में संबंध भी नजर नहीं आता है, जिसको अभी थोड़ी देर पहले अभी हमने अर्थ में देखा था। एक बार यहाँ पर विशेषताओं के रूप में देख लेते हैं। हम क्या कह सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में सबसे पहले जनता राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है, जो कि कार्यपालिका प्रधान होता है, और वो कार्यपालिका प्रधान यानी कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से अपने मंत्रिमंडल का निर्माण पूरे देश में से या पूरे राज्य में से कहीं से भी करता है। अर्थात कार्यपालिका का गठन स्वतंत्र रूप से होता है। व्यवस्थापिका का उसमें ना तो कोई रोल होता है और ना ही व्यवस्थापिका के अंदर से कार्यपालिका के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो ये पहली बात, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का स्वतंत्र गठन होता है, व्यवस्थापिका से नहीं होता है। दूसरा, कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह भी नहीं होती है, उत्तरदायी भी नहीं होती है, जैसे कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में। संसदीय शासन व्यवस्था में हमने क्या देखा कि कार्यपालिका के सभी सदस्य व्यवस्थापिका की गतिविधियों के अंदर बराबर उपस्थित रहते हैं, वो व्यवस्थापिका के सदस्यों से निरंतर संपर्क में रहते हैं, उनकी प्रत्यक्ष गतिविधियों में भाग लेते हैं, और इसीलिए व्यवस्थापिका के सदस्यों को कार्यपालिका पर अलग अलग साधनों के माध्यम से नियंत्रण रखने का अवसर रहता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का निर्माण बिल्कुल ही अलग तरीके से हो रहा है, इसीलिए उसके सारे सदस्य, कार्यपालिका के सारे सदस्य जो है वो ना तो व्यवस्थापिका की बैठकों में उपस्थित रहते हैं, ना ही व्यवस्थापिका के सदस्यों से संपर्क में रहते हैं, इसीलिए व्यवस्थापिका के प्रति उनकी कोई जवाबदेहिता भी नहीं होती है। तीसरी बात यहाँ पर हम बता सकते हैं कि चूंकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में बिल्कुल पृथकता है, कोई संबंध नहीं है, इसलिए जब भी कभी बैठकें होती है व्यवस्थापिका की कानून निर्माण को लेकर, उसमें कार्यपालिका के सदस्यों की पूरी तरह से अनुपस्थिति रहती है। तो ये तीसरा एक आधार जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शासनांगों के बीच में कोई संबंध नहीं होता है। चौथी बात यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के सदस्यों को हटाने का अधिकार व्यवस्थापिका के पास
नहीं होता है। जैसे कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में अविश्वास का प्रस्ताव एक प्रावधान है जिसके माध्यम से व्यवस्थापिका कार्यपालिका को अपदस्थ कर सकती है, वैसा कोई भी प्रावधान अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में नहीं है। तो व्यवस्थापिका कार्यपालिका को नहीं हटा सकती। केवल, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि केवल महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जो विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति के ऊपर लागू होता है। इसके अलावा ऐसा कोई रेगुलर नियंत्रण का मोड नहीं है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जिसके माध्यम से व्यवस्थापिका कार्यपालिका या मंत्रिमंडल को हटा सके। और इसी तरह कार्यपालिका को भी ये अधिकार नहीं है कि वो व्यवस्थापिका को समय से पहले भंग कर सके या भंग करने की कोई सिफारिश कर सके। तो ये कुछ बिंदु हैं जिसके आधार पर ये स्पष्ट होता है कि जहां जहां पर भी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, उन राज्यों के अंदर शासन के दो अंगों कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है। तीसरी विशेषता की यदि हम चर्चा करें तो हम ये भी बता सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव होता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि सरकार के दो अंग हैं, एक व्यवस्थापिका और दूसरा कार्यपालिका। व्यवस्थापिका कानून निर्माण का काम कर रही है और कार्यपालिका उन्हीं कानूनों को लागू करने का काम कर रही है। तो जिन कानूनों को बनाया जा रहा है उनको प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है या नहीं, वो संवैधानिक भावनाओं के अनुरूप क्रियान्वित हो रहे हैं या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रखा गया है। लेकिन जब हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो हमने क्या देखा कि कार्यपालिका बिल्कुल ही स्वतंत्र तरीके से चुनी जा रही है। कार्यपालिका का व्यवस्थापिका से निर्माण नहीं हो रहा है। इसीलिए जब हम सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। राष्ट्रपति के नेतृत्व वाला मंत्रिमंडल वह व्यवस्थापिका के प्रति बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कार्यपालिका के अध्यक्ष का यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता के द्वारा किया जा रहा है और वो राष्ट्रपति अपनी इच्छा से पूरे राज्य से मंत्रिमंडल का निर्माण कर रहा है और वो मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं। कहने का मतलब पूरी की पूरी कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग है। इसीलिए कार्यपालिका का कोई भी सदस्य इंक्लूडिंग राष्ट्रपति और कोई भी मंत्री ना तो व्यक्तिगत रूप से और ना ही सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। वो केवल और केवल या तो राज्य की जनता के प्रति या संविधान के प्रति जवाबदेह होते हैं। अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो कार्यकाल है सरकार के दो अंगों का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इन दोनों का कार्यकाल निश्चित है। ये कार्यकाल निश्चित किस लिए है? क्योंकि दोनों ही अंगों का कार्यकाल संविधान के द्वारा तय किया गया है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने अमेरिका का एग्जांपल दिया था, फिर यहाँ पर उसी का एग्जांपल लेवे तो हम बता सकते हैं कि राष्ट्रपति अमेरिका के अंदर कार्यपालिका प्रधान है जिसका कार्यकाल 4 वर्ष है और वहां पर लोक सदन जो कि विधायिका है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसका कार्यकाल भी 4 वर्ष है। और दोनों का कार्यकाल किसने तय किया है? संविधान के द्वारा ये दोनों कार्यकाल तय किए हैं, एक दूसरे पर कोई निर्भर नहीं है। ये संविधान के द्वारा तय किए गए हैं और संविधान की प्रक्रिया के अनुसार ही ये दोनों अंग कार्य करते हुए अपने कार्यकाल को पूरा करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों अंगों में कार्यकाल के संबंधों को लेकर तो यहाँ क्या कहा जा सकता है कि जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका है उस कार्यपालिका का कार्यकाल चूंकि संविधान ने निश्चित किया है और उस कार्यपालिका का चूंकि व्यवस्थापिका से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए व्यवस्थापिका की कोई भूमिका नहीं होती कि वो उसके कार्यकाल को कम कर दे। जैसे कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में समय से पहले भी कार्यपालिका को अपदस्थ किया जा सकता है, वैसा प्रावधान या वैसी प्रक्रिया अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में नहीं है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका की कोई भूमिका नहीं है कार्यपालिका के कार्यकाल के छेड़छाड़ को लेकर, इसीलिए कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। और इसी तरह से व्यवस्थापिका का कार्यकाल भी जो संविधान के द्वारा तय है उसमें कार्यपालिका किसी भी प्रकार का
कोई नियंत्रण नहीं लगा सकती, जैसे कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका को भंग करने की सिफारिश कार्यपालिका कर सकती है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती है। इस आधार पर क्या कह सकते हैं कि यहाँ व्यवस्थापिका का कार्यकाल भी निश्चित है। संक्षेप में क्या बताया जा सकता है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों ही अंग संविधान के द्वारा निर्धारित जो उनका कार्यकाल है उस कार्यकाल को पूरा करते हैं और उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट, अगली बात अगर हम करें तो यहाँ पर एक अलग नजरिए से हम कह सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना देखने को मिलती है। देखो, इसको समझने की कोशिश करना कि जब हम सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो वो पूरे मंत्रिमंडल से जुड़ा होता है, लेकिन जब हम व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व प्रत्येक मंत्री से जुड़ा होता है। वो मंत्री जो कि मंत्रिमंडल का हिस्सा है, जो कि राष्ट्रपति के नेतृत्व में काम कर रहा है। अमेरिका में कार्यपालिका का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है। और उस राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कर रहा है? अमेरिका की जनता, है ना, अगर हम अमेरिका का उदाहरण ले लें। दूसरे साधारण तौर पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था की बात करें तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में शासन का प्रधान राष्ट्रपति होता है और उस राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कर रहा है? संबंधित राज्य की जनता के द्वारा या तो प्रत्यक्ष तौर पर किया जाता है या अप्रत्यक्ष तौर पर किया जाता है। जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने कार्यपालिका प्रधान अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है और वो राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। यहां आप ध्यान रखना कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जनता के द्वारा केवल कार्यपालिका प्रधान का निर्वाचन किया जा रहा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जा रहा है और वो राष्ट्रपति जो है वो अपना मंत्रिमंडल अपने विवेक से, अपनी इच्छा से, अपनी पसंद से बनाता है। पसंद से ही वो पूरे राज्य में से कहीं से भी व्यक्तियों को चुनकर अपने मंत्रिमंडल में स्थान लेता है, उनके बीच में पदों का या विभागों का वितरण करता है और अगर उसे पसंद नहीं आता है तो उन मंत्रियों से वो त्यागपत्र भी ले सकता है। कहने का मतलब जब हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो मंत्री पूरी तरह से किस पे निर्भर है? राष्ट्रपति पर निर्भर है। इसीलिए प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होता है। ध्यान रखना, चूंकि मंत्री की नियुक्ति, उसके अंदर पद वितरण, उसको कौन सा विभाग देना है, ये सब राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, ये सब राष्ट्रपति की पसंद पर निर्भर करता है। इसीलिए व्यक्तिगत तौर पर प्रत्येक मंत्री अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति यानी कि कार्यपालिका प्रधान के प्रति जिम्मेदार होता है। तो ये राष्ट्रपति जिस तरह से अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में सर्वे सर्वा होता है, उसी के कारण व्यक्तिगत तौर पर हर मंत्री को राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। यानी कि चूंकि वो शासन का भी प्रधान है और वो राज्य का भी प्रधान है, इसलिए प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से उस प्रधान के प्रति जवाबदेह है या उत्तरदायी है। यहाँ पर एक चीज और हम बता सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राज्य का प्रधान राष्ट्रपति होता है और कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर निहित की जाती है। राष्ट्रपति अपने सहयोग के लिए मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। ये कहा जाता है तकनीकी भाषा के अंदर कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल जो है वो राष्ट्रपति के परामर्शदाता है। वो दाता और परामर्शदाता का मतलब क्या है कि राय देना, उस राय को स्वीकार करना या न करना उस प्रधान की इच्छा पर निर्भर करता है। तो वो चीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है कि किस तरह से अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में मंत्री उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण राष्ट्रपति है। इसीलिए सभी मंत्री व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक मंत्री उतनी ही शक्तियों का प्रयोग करता है जितना राष्ट्रपति निर्धारित करता है और प्रत्येक मंत्री उतने ही कार्य करता है, उसी प्रकार से कार्य करता है जो कि राष्ट्रपति चाहता है। तो ये एक बात जो ये बताती है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व अपने कार्यपालिका प्रधान के प्रति रहता है। यहाँ एक और अगली विशेषता की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राजनीतिक सजातीयता का अभाव रहता है। हम लोगों ने संसदीय शासन व्यवस्था में इस विषय को देखने की कोशिश की थी कि कैसे संसदीय शासन व्यवस्था में जिस दल को या गठबंधन को बहुमत मिलता है, सारे मंत्री उसी
बहुमत दल या गठबंधन में से कार्यपालिका के अंदर लिए जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी प्रावधान अमेरिका अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, जिसका उदाहरण अमेरिका है, वहां हम लोग नहीं देख सकते। जहां जहां भी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, वहां वहां की कार्यपालिका में राजनीतिक सजातीयता का अभाव देखा जा सकता है। देखिए यहां पर आप समझने की कोशिश करना, राजनीतिक सजातीयता हो ये जरूरी नहीं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंदर राजनीतिक सजातीयता अनिवार्यतः पाई जाती है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल के निर्माण के वक्त राजनीतिक सजातीयता के सिद्धांत का पालन किया जाए ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके पीछे कारण क्या है, तो हम लोग फिर समझने की कोशिश करते हैं कि जनता जो है वो कार्यपालिका प्रधान का निर्वाचन यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल के लिए अपने मंत्रियों का निर्वाचन करता है, मंत्रियों को चुनता है ना। राष्ट्रपति अपनी पसंद से, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, मंत्रिमंडल के निर्माण के वक्त राष्ट्रपति की पसंद, राष्ट्रपति की इच्छा ये सर्वोपरि होती है। और राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का निर्माण करते वक्त अपनी इसी सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करता है, और इसी सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते वक्त वो क्या ध्यान में रखता है कि उसके मंत्रिमंडल के अंदर योग्य व्यक्ति आए, अनुभवी व्यक्ति आए, जिनको शासन का पूरा ज्ञान हो, साथ ही साथ ईमानदार हो, उच्च चरित्र वाले व्यक्ति हो। ये व्यवहारिक योग्यताएं राष्ट्रपति देखता है, और ये व्यवहारिक योग्यताएं किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो किसी भी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, चाहे वो किसी भी दल का प्रतिनिधि रहा हो, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल के अंदर स्थान दे सकता है। देखिए संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या है, जिस दल को बहुमत मिलता है उसी के सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति का विवेक सर्वोपरि है, राष्ट्रपति की इच्छा और उसकी पसंद सर्वोपरि है, और राष्ट्रपति को लगता है कि यदि किसी विरोधी दल के व्यक्ति के अंदर अनुभव है, योग्यता है, तो वो उसे भी अपनी मंत्रिमंडल के अंदर मंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर कर रहा है। और जब ऐसी परिस्थितियों में ऐसे व्यक्तियों को जो कि विरोधी विचारधारा के हैं, विरोधी दलों के हैं, अगर राष्ट्रपति उन्हें अपने मंत्रिमंडल में स्थान देता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मंत्रिमंडल बना है वो एक दल से नहीं बना है, एक दल एक विचारधारा के प्रतिनिधियों से नहीं बना है, उसके अंदर अलग अलग दल, अलग अलग विचारधारा के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। तो कहने का मतलब अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल के निर्माण के वक्त दल की बाध्यता नहीं होती है कि एक ही दल के सभी सदस्य उस मंत्रिमंडल में होने चाहिए, ऐसी कोई बाध्यता उसके अंदर नहीं होती है। तो इसीलिए हम ये देख सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के मंत्रिमंडल में एक रूपता का अभाव होता है। एक रूपता किस आधार पर, कि सभी मंत्री जरूरी नहीं कि एक ही दल के हों या एक ही विचारधारा के हों, अलग अलग दल, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग समूह, अलग अलग क्षेत्र, इनके भी प्रतिनिधि मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस आधार पर ये स्पष्ट होता है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंदर मंत्रिमंडल के निर्माण के वक्त राजनीतिक सजातीयता पाई जाए ये जरूरी नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं जो हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण या विशेषताओं के रूप में बता सकते हैं। एक बार पुनः मैं आपके सामने रिपीट कर दूं, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण या विशेषताएं क्या हैं। तो पहले हम लोगों ने देखा कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंदर कार्यपालिका का भेद नजर नहीं आता है। यहाँ नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका का अंतर नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति के नेतृत्व में एक ही कार्यपालिका है, वही नाम मात्र की है और वही वास्तविक है। तो एक ही प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। हम ये भी बता सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का पूरी तरह से अभाव नजर आता है। हम ये भी कह सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों का कार्यकाल निश्चित होता है। न तो कार्यपालिका समय से पहले व्यवस्थापिका के कार्यकाल को कम कर सकती है, उसको भंग करवा सकती है, और ना ही व्यवस्थापिका समय से पहले कार्यपालिका को अपदस्थ कर सकती है। संविधान ने दोनों का जो जो कार्यकाल तय किया है, अनिवार्यतः वो उस कार्यकाल को
पूरा करते हैं। हम ये भी बता सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में प्रत्येक मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है कार्यपालिका प्रधान के प्रति, और उसी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के आधार पर सभी मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के नेतृत्व में काम करते हैं। हम लोगों ने एक ये भी बात देखी है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंदर राजनीतिक सजातीयता का अभाव मंत्रिमंडल के निर्माण के दौरान देखा जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति अपनी पसंद से, अपनी इच्छा से योग्य, अनुभवी, परिपक्व या ईमानदार उम्मीदवारों को अपनी मंत्रिमंडल में स्थान देना चाहता है। और अगर ऐसा व्यक्ति, चाहे वो किसी भी दल को रिप्रेजेंट कर रहा हो, अगर राष्ट्रपति उसको लेना चाहता है तो वो ले सकता है। इसीलिए जब मंत्रिमंडल बनते हैं तो उसमें अलग अलग विचारधाराओं वाले लोगों को भी स्थान प्राप्त हो सकता है। तो ये राजनीतिक सजातीयता का अभाव हमें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। तो ये कुछ विशेषताएं या लक्षण अगर हमें किसी राज्य के अंदर नजर आते हैं तो हम बता सकते हैं कि वहां पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा था अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण क्या हैं। अगली क्लास में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के गुण और दोष क्या हैं, अर्थात अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का मूल्यांकन। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।